नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी ये अभी जो आपका 26 नवंबर को ईओ का जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित वीडियो होने वाली है। ईओ के एग्ज़ाम में आपके हिंदी में विराम चिन्ह का एक टॉपिक दिया हुआ है बच्चों। विराम चिन्ह का एक टॉपिक दिया हुआ है जहाँ से लगभग 5 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो ईओ का एग्जाम होगा उसमें जो आपका विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन आने वाले वही हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी वीडियो होगी लेकिन ईओ के एग्जाम के लिए एक बेहतरीन वीडियो होगी। आप वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने 5 नंबर ईओ के एग्जाम के लिए लगभग कंफर्म करें बच्चों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस आज की वीडियो की। देखिए, हाँ, विराम चिन्ह से सबसे पहले बात करें कि क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। तो सबसे पहले तो प्रत्येक विराम चिन्ह की पहचान हमें होनी चाहिए कि ये विराम चिन्ह का नाम क्या है। जैसे अगर मैं बच्चों बात करूं, एक सिंपल सा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो आपको पता होना चाहिए कि विस्मयादि बोधक, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, विस्मयादि बोधक है। ठीक है। अगर आपसे बच्चों पूछ लिया जाए ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो आपको पता होना चाहिए कि इकहरा उद्धरण विराम चिन्ह है। इसका नाम इकहरा उद्धरण है। तो सबसे पहले पहचान तो हमें होनी चाहिए विराम चिन्ह की कि विराम चिन्ह है तो है कौन सा। यहां से क्वेश्चन बनेगा। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एक चिन्ह देगा और पूछ लेगा चिन्ह के बारे में कि कौन सा चिन्ह है। फिर इससे अलग क्वेश्चन आपको बन सकता है इन चिन्ह के प्रयोग से संबंधित, किस चिन्ह का कहां प्रयोग होता है, उस प्रकार की एक आपको स्थिति क्वेश्चन में बना कर देगा और वहां पूछ रहा होगा कि दिए गए वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आसान प्रश्न बनेगा, छोटी वीडियो होगी, लगभग 5 नंबर कवर करेंगे ईओ के एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो शब्द बच्चों आप देख रहे हो, विराम शब्द जो आप देख रहे हो, विराम शब्द, मेरे साथ साथ आप नोट करने की कोशिश करिएगा। ये जो शब्द आप देख रहे हो विराम शब्द, इसका अगर शाब्दिक अर्थ जानने की हम कोशिश करें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। रुकना या फिर हम कह सकते हैं ठहरना। तो ये विराम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ होगा रुकना अर्थात ठहरना। जिस प्रकार बच्चों हम बोलते समय बीच में हमें सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम रुकते हैं, जब लगातार बोलते हैं तो बीच में हम रुकते हैं, वो रुकते हैं हम सांस लेने के लिए। उसी प्रकार जिस प्रकार बोलते समय बीच में विराम लेते हैं, उसी प्रकार जब हम लिखते समय बीच में विराम लेते हैं तो उन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। अच्छा, इस विराम जो ये शब्द है, इस विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ आपका बच्चों क्या हुआ, रुकना अर्थात ठहरना। फिर पहला पॉइंट तो आपका ये रहा। फिर सेकंड पॉइंट अगर हम बच्चों बात करें विराम चिन्ह की, तो अगर मैं आपसे बताऊं कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा में कितने विराम चिन्ह है, हिंदी भाषा में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा का एकमात्र विराम चिन्ह है बच्चों, एकमात्र विराम चिन्ह है। और हिंदी भाषा का जो एकमात्र विराम चिन्ह है ये पूर्ण विराम होगा। कौन सा होगा बच्चों, पूर्ण विराम होगा। देखिए, लेकिन परंतु अगर वर्तमान में प्रयोग की बात करें कि वर्तमान में हिंदी भाषा में कितने विराम चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो वर्तमान में हिंदी भाषा में 20 विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। मैंने आपको बताया अब तक कि विराम जो शब्द है, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है रुकना अर्थात ठहरना। जिस प्रकार हम बोलते समय बीच में रुकते हैं, उसी प्रकार जब हम लिखते समय बीच में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। फिर अगर बात करें हिंदी के कितने विराम चिन्ह हैं, तो हिंदी का एकमात्र विराम चिन्ह है आपका पूर्ण विराम। अर्थात मैं बात, यदि आप अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो तो धार्मिक ग्रंथों में सिर्फ 2 विराम चिन्ह का प्रयोग दिखाई देता है। इसको बोलते हैं खड़ी पाई, जिसको विराम चिन्ह कहते हैं। या तो ये इस प्रकार आपको एकल रूप में दिखाई देती है, या इस प्रकार आपको ये दिखाई देती है जब आप धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ते हो। लेकिन फिर हमने बात करी कि वर्तमान में सिर्फ हिंदी भाषा का केवल एक विराम चिन्ह है, लेकिन वर्तमान में प्रयोग कितने विराम चिन्ह हो रहे हैं बच्चों, तो वर्तमान में प्रयोग हो रहे हैं 20 विराम चिन्ह। अर्थात अगर बात करूं, ये जो 19 विराम चिन्ह है, ये जो 19 विराम चिन्ह है, ये किस भाषा के हैं, यहां से क्वेश्चन बच्चों बनता है। तो आप याद रखोगे ये 19 विराम चिन्ह हमने लिए हैं बच्चों अंग्रेजी भाषा से लिए हैं। अंग्रेजी भाषा से ये 19 विराम चिन्ह हमने ग्रहण करे हैं। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है इतना आप समझे होंगे। हमने बात
बात करी विराम, विराम का शाब्दिक अर्थ होगा रुकना अर्थात ठहरना। फिर अगर हिंदी भाषा में चिन्ह की बात करें तो एक विराम चिन्ह हिंदी भाषा का है, अन्य विराम चिन्ह किसके, अंग्रेजी भाषा के। वर्तमान में प्रयोग कुल विराम चिन्ह कितने, 20 है। यहां तक की चीजें क्लियर है। फिर अगर हम बात करें, फिर अगर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो विराम चिन्ह के बारे में किसने बताया, तो विराम चिन्ह के बारे में जो बताया बच्चों, ये बताया आपका आचार्य कामता प्रसाद गुरुजी, आचार्य कामता प्रसाद गुरुजी। तो विराम चिन्ह के बारे में जिसने बताया बच्चों, इनका नाम है आचार्य कामता प्रसाद गुरुजी। एक सामान्य सा बच्चों क्वेश्चन आएगा, एक सामान्य सा क्वेश्चन आएगा कि विराम चिन्ह के बारे में किसने बताया, तो विराम चिन्ह के बारे में बताया किसने, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने बताया है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। फिर बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां से याद रखोगे कि आपने ये तो क्लियर, हिंदी का सिर्फ एक विराम चिन्ह कौन सा है, पूर्ण विराम है। अन्य विराम चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन आएगा तो सर्वाधिक प्रयोग, ये जितने भी विराम चिन्ह है ना, इनमें सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, सर्वाधिक प्रयोग होने वाला। तो सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है बच्चों आपका अल्प विराम, जो इस प्रकार बनता है, जिसको बच्चों हम अल्प विराम, जिसको हम कोमा बोलते हैं। तो सर्वाधिक प्रयोग होगा किसका, अल्प विराम का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। चलिए आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप साथ साथ लिखने की बच्चों कोशिश करिए। देखिए हम बात कर रहे हैं विराम चिन्ह की, और जब हम विराम चिन्ह की बात करते हैं बच्चों, तो विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है, रुकना अर्थात ठहरना। हिंदी भाषा के कितने विराम चिन्ह है, एक। और वर्तमान में हिंदी भाषा में प्रयोग विराम चिन्ह कितने हैं, तो वर्तमान में प्रयोग बच्चों 20 हैं। तो 19 कहां से कॉपी किए गए हैं आपके, अंग्रेजी भाषा से। विराम चिन्हों के बारे में बताया किसने, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने। और सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा आपका, अल्प विराम है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं विराम चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह है, और प्रत्येक विराम चिन्ह के प्रयोग के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 पर हम जानने की कोशिश करेंगे, एक आपका विराम चिन्ह होता है पूर्ण विराम। सबसे पहले पूर्ण विराम के बारे में समझते हैं कि पूर्ण विराम आपका कौन सा विराम चिन्ह है। तो सबसे पहले तो पूर्ण विराम को आप याद रखोगे, ये जो खड़ी पाई के रूप में आपको दिखाई देगा, ये होगा आपका पूर्ण विराम। जो आपको खड़ी पाई के रूप में दिखाई देगा, ये होगा आपका पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम के अगर हम प्रयोग की बात करें तो आप इसका प्रयोग कहाँ होगा, अगर इसके प्रयोग की बात करेंगे कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होगा, तो आप याद रखोगे वाक्य के अंत में। किसके, वाक्य के अंत में। लेकिन वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का प्रयोग भी होता है और विस्मयादि बोधक का भी। तो बस आप ऐसा याद रख लीजिए, जहां इन चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा किसी वाक्य के अंत में, तो वहां प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हो रहा होगा। अर्थात एक कंप्लीट वाक्य जब होगा, एक पूरा वाक्य होगा, उसके बाद में पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। जब एक बात अपना पूरा अर्थ स्पष्ट करेगी, उसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग एकल शब्द के बाद भी दिखाई देता है। एकल शब्द के बाद, एकल शब्द के बाद कैसे, जैसे यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले, क्या तुम चाय लोगे, तो आप उसको 2 प्रकार से जवाब दे सकते हो। हाँ मैं चाय लूंगा, पूर्ण विराम। या फिर आप बोल सकते हो सिर्फ हाँ या नहीं। क्या आप चाय लोगे, हाँ तो पूर्ण विराम लेगा। क्या आप चाय लोगे, नहीं तो भी पूर्ण विराम लेगा। तो पूर्ण विराम का प्रयोग किसी एक वाक्य के अंत में भी हो सकता है और कभी कभी एकल शब्द के अंत में भी हो सकता है, यदि वो एकल शब्द पूर्ण अर्थ स्पष्ट करता हो। तो चलिए बच्चों, अब मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होगा। तो पूर्ण विराम का प्रयोग आप समझ गए, एक वाक्य के अंत में, जिस भी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक ना हो और ये ना हो, उसके अंत में, यानी प्रत्येक वाक्य के अंत में प्रयोग होने वाला है क्या, आपका पूर्ण विराम। फिर ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम के बाद बच्चों एक आपका चिन्ह होता है जिसको बोलते हैं अर्धविराम। अर्धविराम। तो बच्चों अगर अर्धविराम की मैं बात करूं यहां से, तो अर्धविराम का जो साइन है कुछ इस प्रकार का आपको बनता दिखाई देगा, ये अर्धविराम। ठीक है, इसे आप याद रखोगे, ये यहाँ कोमे जैसा अल्प विराम नीचे और ऊपर एक बिंदु के रूप में आपको दिखाई देगा। सबसे जरूरी तो इसकी पहचान करना ही होगा कि अर्धविराम का प्रयोग, अर्धविराम किस प्रकार का होगा। तो ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये होगा अर्धविराम।
फिर अर्धविराम की पहचान, अर्धविराम का प्रयोग की अगर हम बात करें कि इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो आप याद रखना इसका प्रयोग दो संयुक्त वाक्यों के बीच में कभी कभी देखने को मिलता है। दो संयुक्त वाक्यों के बीच में, दो संयुक्त वाक्यों के बीच में और ये कैसे संयुक्त वाक्य होंगे, दो संयुक्त वाक्यों के बीच में, ये कैसे दो संयुक्त वाक्य होंगे, समझिए, जिनका आपस में कोई बहुत बेहतर परस्पर संबंध ना हो। जहां सामान्य हम जब कोई वाक्य लिखते हैं ना कि पिताजी बाजार गए और कपड़े खरीद कर लाए, हमने और से जोड़ दिया क्योंकि इन दो उपवाक्यों का आपस में संबंध है, पिताजी बाजार गए और कपड़े खरीद कर लाए। परंतु जब कोई दो ऐसे वाक्य होंगे जिनमें कोई बहुत अच्छा परस्पर संबंध नहीं बन रहा होगा, ऐसे वाक्यों के बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। तो आप याद रखोगे कि दो संयुक्त वाक्यों, दो संयुक्त उपवाक्यों के, दो संयुक्त उपवाक्य का हम यहां प्रयोग करें, दो संयुक्त उपवाक्यों के बीच में इसका प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए, तो दो विराम चिन्ह बच्चों हमने कंप्लीट किए, एक पूर्ण विराम और एक अर्धविराम। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक होता है आपका अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम को भी समझिए। अपूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होगा, देखिए, इस प्रकार आपको दो बिंदु दिखाई देंगी और ये दो बिंदु का मतलब क्या होगा, आपका अपूर्ण विराम होगा। देखिए, पूर्ण विराम एक खड़ी पाई, फिर आपका अर्धविराम, ये इस प्रकार का चिन्ह आपको दिखाई देगा और अपूर्ण विराम में दो बिंदु आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो अपूर्ण विराम की पहचान जरूरी है बच्चों कि अपूर्ण विराम की पहचान क्या होने वाली है। फिर अगर बच्चों मैं बात करूं इसका प्रयोग की, अगर मैं बात करूं अपूर्ण विराम के, अगर यदि मैं प्रयोग की बच्चों बात करता हूं, तो अपूर्ण विराम का प्रयोग कहां होगा, इसका प्रयोग शीर्षक के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों, शीर्षक के लिए होता है। जैसे आपने मूवी का नाम सुना होगा गदर, तो गदर एक प्रेम कथा कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं बच्चों गदर और फिर लिखते हैं एक प्रेम कथा। तो याद रखोगे शीर्षक में किसका प्रयोग होने वाला है बच्चों, अपूर्ण विराम का प्रयोग होने वाला है। ठीक है, हमने 3 विराम चिन्ह कंप्लीट कर लिए हैं, पूर्ण विराम, अर्धविराम व अल्प विराम। पूर्ण विराम होगा बच्चों क्या, आपका बिल्कुल पूर्ण विराम जिसका एक बिल्कुल अर्थ स्पष्ट होने के बाद, एक वाक्य के बाद जिसका प्रयोग हो। अर्धविराम दो संयुक्त उपवाक्यों के बीच में जिनमें कोई बहुत बेहतर परस्पर संबंध ना हो। और बच्चों आपका अपूर्ण विराम शीर्षक में प्रयोग होगा। आपको इनकी पहचान साथ साथ याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं, तेजी के साथ कंप्लीट करेंगे बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद कंप्लीट करेंगे नंबर 4 पर। फिर एक होने वाला है बच्चों आपका अल्प विराम। अगर मैं अल्प विराम की बात करूंगा बच्चों, तो ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा अल्प विराम का साइन। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग इसका होगा अल्प विराम का। तो इसके प्रयोग की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो इसका प्रयोग होगा एक जैसे उदाहरणों को अलग करने के लिए, एक जैसे उदाहरणों को अलग करने के लिए, हम जो सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं ना बच्चों, वो अल्प विराम का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका प्रयोग एक जैसे उदाहरणों को अलग करने के लिए हो रहा है। आप जैसे मानकर चलिए, आप उदाहरण देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का, तो वहाँ आप लिखेंगे रामायण, फिर कोमा लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे हिमालय, फिर कोमा लगाएंगे मोहन। तो कोमा ही क्या है, अल्प विराम है। इससे अलग इसका प्रयोग हो सकता है कहाँ, संबोधन में भी इसका प्रयोग हो सकता है। संबोधन में इसका प्रयोग कैसे होगा, जब भी बच्चों यदि आपने पत्र वगैरह पढ़े हो, तो पत्र में जब लिखते हैं ना महोदय, तो महोदय के बाद इस साइन का प्रयोग आपको देखने को इस प्रकार मिलता है। तो संबोधन में भी बच्चों इसका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, अल्प विराम का प्रयोग संबोधन में भी होता है। फिर बच्चों इसका प्रयोग कहां हो सकता है, इसका प्रयोग नंबर 3 पर आप याद रखोगे, दो उपवाक्यों के मध्य हो सकता है, दो उपवाक्यों के मध्य हो सकता है, उपवाक्यों के मध्य, तो दो उपवाक्यों के मध्य भी इसका प्रयोग हो सकता है। तो 3 चीजें आप बच्चों याद रखने वाले हो इससे, अल्प विराम से। एक आप याद रखोगे, दो एक जैसे उदाहरणों के बीच में इसका प्रयोग होगा, फिर संबोधन में इसका प्रयोग होगा, और फिर दो उपवाक्यों के बीच में इसका प्रयोग होगा। तो बच्चों आपको अभी तक हमने देख लिया कितने, 4 विराम चिन्ह, पहला पूर्ण विराम, अर्धविराम, अपूर्ण विराम और अल्प विराम। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए फिर एक बच्चों नंबर 5 पर आपका होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर बच्चों मैं यहां से बात करूं प्रश्नवाचक चिन्ह की,
तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका होने वाला ये वाला। और इससे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता बच्चों नहीं होगी कि इसका प्रयोग कहाँ होगा। ऐसे शब्द या बच्चों अगर प्रयोग की बात करूं तो आप यहां डायरेक्टली लिख सकते हो कि जहां प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, जहां प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, जहां प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो। तो प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने, कितना, ये सारे सारे प्रश्नवाचक शब्द है। जहां भी इनका प्रयोग होगा वहां आपका प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों लग जाएगा। तो ये बड़ा आसान है, इसकी पहचान करना भी बड़ी आसान है। अब तक हमने 5 विराम चिन्ह कंप्लीट कर लिए बच्चों, आपको 5 के 5 क्लियर हो जाने चाहिए। वीडियो के लास्ट में इनका रिवाइज कराऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नंबर 5 तक हम आए, फिर नंबर 6 पर आते हैं। तो नंबर 6 पर बच्चों आपका एक विराम चिन्ह होगा जिसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होगा ये कुछ इस प्रकार का होगा बच्चों। फिर इसका प्रयोग कहाँ, अब स्पीड के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। इसके प्रयोग की अगर बात करेंगे, प्रयोग कहाँ होगा, तो प्रयोग होगा इसका मनोभाव जहां होंगे। मनोभाव जहां होंगे, मनोभाव कैसे होंगे, मनोभाव आपका होगा बच्चों, आप हर्ष की स्थिति में, हर्ष मतलब खुशी, आप शोक की स्थिति में प्रयोग करोगे, आप घृणा की स्थिति में प्रयोग करोगे, आप आश्चर्य की स्थिति में प्रयोग करोगे, आश्चर्य, आप क्रोध की स्थिति में प्रयोग करोगे। तो ये सभी के सभी बच्चों मनोभाव हैं, और इन मनोभाव के लिए प्रयोग होगा किसका, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। फिर बच्चों नंबर 7 पर हम आएंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह के बाद बच्चों, विस्मयादि बोधक चिन्ह के बाद हम देखेंगे बच्चों, एक होगा आपका विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह, या इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं हंसपद चिन्ह, या इसी का एक नाम बच्चों हम कह सकते हैं त्रुटि सूचक चिन्ह। त्रुटि सूचक चिन्ह। तो ये त्रुटि सूचक चिन्ह ध्यान से देखिए बच्चों इसको। पहले तो सबसे पहले कि चिन्ह कैसा होगा, तो ये चिन्ह बच्चों कुछ इस प्रकार का होगा, या इसके लिए इस प्रकार के चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। 2 चिन्ह आप याद रखोगे, एक कौन सा बच्चों, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर इसके प्रयोग की अगर बात करें ना, प्रयोग की, इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो इसका प्रयोग महत्वपूर्ण होगा जब बच्चों कई बार हम कुछ वाक्य लिखते समय बीच में कुछ बात या बीच में कोई शब्द हमसे छूट जाए, तो उस समय उस छूटे हुए शब्द को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं किसका, त्रुटि सूचक चिन्ह का। किस प्रकार, देखिए जैसे में माताजी खाना बनाती हैं, एक वाक्य माताजी खाना बनाती है, लेकिन यहां लिख देगा माताजी बनाती हैं, माताजी बनाती हैं, ये लिख दिया गया। तो आप देखिए बीच में एक शब्द छूट गया, माताजी खाना बनाती हैं। अब ये जो छूट गया तो यहाँ छूटे हुए के स्थान पर इस चिन्ह को आप लगा दीजिए। ठीक है, देखिए ये जहां से शब्द छूट गया इस छूटे हुए के स्थान पर चिन्ह को लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए खाना। तो वाक्य हो जाएगा आपका सही। तो क्या हो जाएगा, माताजी खाना बनाती हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये भी बच्चों आपकी समझ में आया होगा। विस्मरण, हंसपद या त्रुटि सूचक चिन्ह बच्चों जिसको बोलते हैं। चलिए हमने नंबर 7 चिन्ह तक बच्चों कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। अब कुछ बस आप चिन्ह याद रख लीजिएगा कि कुछ चिन्ह बस बच्चों कहाँ प्रयोग होते हैं। अब इसके बाद बच्चों एक चिन्ह होगा नंबर 8 पर। आप देखिए एक चिन्ह होगा बच्चों आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण, या इसको सबसे बाद में हम देख रहे होंगे उद्धरण चिन्ह को। इससे पहले आप देखिए बच्चों, उद्धरण चिन्ह से पहले आप ध्यान दीजिएगा, एक चिन्ह होगा आपका लाघव चिन्ह। सबसे बाद में आपको उद्धरण चिन्ह बताने वाला लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह होता है ये बिंदु जो आपको दिखाई देता है। जैसे अगर आपको डॉक्टर लिखना होता है तो डॉक्टर को हम इतना लिखकर छोड़ देते हैं बच्चों, इतना लिखकर, और यहाँ ये बिंदु लगा देते हैं। यानी संक्षिप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, आपका लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, चीजों को संक्षिप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आपको समझ। लाघव चिन्ह कौन होगा, ये बिंदु के रूप में जो चिन्ह प्रयोग होगा इसे बोलेंगे लाघव चिन्ह बोलेंगे। फिर बच्चों नंबर 9 पर आप देखिए, नंबर 9 पर बच्चों एक चिन्ह होगा आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह बच्चों, योजक चिन्ह ये होता है आपका योजक चिन्ह।
प्रयोग कहाँ होगा इसका, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा बच्चों एक जैसे उदाहरणों के बीच में, जैसे माता पिता लिखते हैं, इस प्रकार के शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर बच्चों योजक चिन्ह के बाद बच्चों एक होगा आपका निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह बच्चों कौन सा होगा, तो निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह का ही बढ़ा हुआ रूप होगा, कौन सा आपका निर्देशक चिन्ह होगा, निर्देशित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। फिर बच्चों नंबर 10 पर नंबर 11 पर आप याद रखेंगे, एक होगा आपका विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह आपका कौन सा होगा, इसको भी आप ध्यान से देखिए बच्चों, विवरण चिन्ह आपका ये जब विवरण करने के लिए प्रयोग करते हैं तो ये होगा आपका विवरण चिन्ह, इसका भी आप बच्चों विशेषता ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद बच्चों एक होगा बच्चों आप यहां आप याद रखोगे दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये जो दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है बच्चों, ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है, ये जब हम छंद में मात्राएं गिनते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। एक आप ये याद रखोगे, इसको बोलते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह के बाद बच्चों दीर्घ उच्चारण चिन्ह के बाद आप याद रखोगे एक चिन्ह होगा आपका तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह। तो तुल्यता सूचक चिन्ह का भी बच्चों आप विशेषता ध्यान रखोगे कि तुल्यता सूचक चिन्ह आपका यही बस तुल्यता सूचक चिन्ह होगा, यही बराबर का जिसको हम निशान बोलते हैं, ये क्या होगा आपका तुल्यता सूचक चिन्ह होगा। जिन चिन्ह को बच्चों जिन चिन्ह का प्रयोग ज्यादा पूछा जाता है उनका प्रयोग मैंने बताया, और अब जो ऐसे बचे चिन्ह हैं जिनकी सिर्फ हमें पहचान हो तो ही काफी है कि ये चिन्ह कौन सा है, वो मैं बच्चों आपको पहचान के साथ बता रहा हूं। फिर इसके बाद देखिए तुल्यता सूचक चिन्ह के बाद आप देखिएगा बच्चों, इसको बोलते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह। फिर तुल्यता सूचक चिन्ह के बाद होता है बच्चों एक अनुवृत्ति या आवृत्ति चिन्ह, ठीक है, आप याद रखोगे। फिर नंबर 14 पर याद रखोगे एक चिन्ह जिसको बोलते हैं बच्चों अनुवृत्ति या आवृत्ति चिन्ह। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका चिन्ह होता है बच्चों, ये ठीक है, हम इस प्रकार करते हैं लिखी चीजों को। जैसे आपने यहां कोई एक वाक्य लिख दिया, लिखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य, फिर लिखिए भारत का सबसे छोटा राज्य, तो बड़ा छोटा सिर्फ आप चेंज करेंगे, बाकी की जगह इस प्रकार की चीजें आप इस चिन्ह को लगाते चले जाएंगे। इसका मतलब होगा वही जो कि तो चीज है, तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अनुवृत्ति या आवृत्ति चिन्ह, इसको बोलते हैं बच्चों अनुवृत्ति या फिर आवृत्ति चिन्ह इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद बच्चों जो आपका चिन्ह होने वाला है, एक चिन्ह आप समझोगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बच्चों आप समझ रहे होंगे यहां पर उद्धरण चिन्ह, और उद्धरण चिन्ह के होते हैं बच्चों दो प्रकार, एक होता है इकहरा उद्धरण, एक होता है दोहरा उद्धरण। इकहरा उद्धरण बच्चों ये वाला होगा आपका, और दोहरा उद्धरण आपका ये वाला होगा। समझिए आप ध्यान से, इसके प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रयोग उपनाम लिखने के लिए किया जाएगा, जब हम किसी का उपनाम लिख रहे होंगे, या अगर कोई वाक्य लिखते समय बीच में किसी पुस्तक का नाम लिखना हो, तो जब हम किसी पुस्तक का नाम लिख रहे हो तो वहां प्रयोग किया जाएगा बच्चों किसका, आपका इस वाले इकहरा उद्धरण चिन्ह का। परंतु इसका प्रयोग कहां होगा, तो इसका प्रयोग आप लिखोगे किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, ज्यों का त्यों लिखने के लिए। तो इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए बच्चों इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, इसको बोलते हैं बच्चों आपका उद्धरण चिन्ह। चलिए, ये जो आपके चिन्ह है बच्चों, ये लगभग बच्चों आपके इंपोर्टेंट चिन्ह है सभी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आपका नंबर 15 है। फिर अगर मैं नंबर 16 बच्चों बात करूं, तो नंबर 16 आप याद रख सकते हो, एक होता है आपका कोष्ठक, और कोष्ठक होगा बच्चों ये होगा आपका कोष्ठक।
फिर इसके बाद अगर बात करूं तो ये आपको पता है प्रतिशत का एक चिन्ह होता है, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो प्रतिशत का चिन्ह होता है बच्चों ये। तो लगभग हिंदी भाषा में जो महत्वपूर्ण चिन्ह है यही वो महत्वपूर्ण आपके विराम चिन्ह है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और यही बच्चों विराम चिन्ह आपके पूछे जाते हैं। अभी मैं 2 मिनट में आपको जितना पढ़ा है उसका सारा रिवीजन कराता हूं, तो यदि आपने अब तक पूरी वीडियो देखी है तो अगली 2 मिनट तक वीडियो में रिवीजन के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए, आप बच्चों ऐसे याद करते चलोगे कि एक चिन्ह आप मुझे बताइए कि ये वाला जो चिन्ह है बच्चों, ये वाला जो चिन्ह है कौन सा चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह है कौन सा चिन्ह है, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि ये वाला जो चिन्ह है ये वाला कौन सा चिन्ह है आपका, फिर नंबर 3 अगर मैं पूछ लूँ कि ये वाला कौन सा चिन्ह है, फिर नंबर 4 बच्चों ये वाला आपका कौन सा चिन्ह होगा, फिर नंबर 5 ये वाला आपका कौन सा चिन्ह होगा। फिर बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं, बच्चों उसके बाद अगर बात करें ये नंबर 5 होगा, फिर नंबर 5 की अगर बात करें आपका ये कौन सा चिन्ह होगा, फिर नंबर 7 अगर बात करें तो ये वाला कौन सा चिन्ह होगा, फिर नंबर 8 अगर बच्चों बात करें तो ये वाला कौन सा चिन्ह होगा, ये वाला, और इसके साथ साथ आपका ये, तो ये होगा आपका अपूर्ण विराम, ये होगा आपका अर्धविराम, ये होगा आपका अल्प विराम, ये होगा आपका पूर्ण विराम, ये होगा आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये होगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, हंसपद या त्रुटि सूचक, इसको बोल देंगे इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। फिर बच्चों इसके साथ साथ आप बताओगे ये योजक चिन्ह होगा, और योजक चिन्ह को अगर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो निर्देशक चिन्ह होगा, और इसमें यदि बच्चों इस प्रकार 2 बिंदी का प्रयोग किया जाए तो ये होगा आपका विवरण चिन्ह। फिर बच्चों ये होगा आपका दीर्घ सूचक, तुल्यता सूचक चिन्ह, ये होगा ब्रैकेट, ये होगा आपका ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, और ये होगा आपका प्रतिशत चिन्ह होगा। चलिए दोस्तों एक बार प्रयोग की बात करूं, इसका प्रयोग बच्चों कहाँ होगा, शीर्षक के लिए। इसका प्रयोग ऐसे 2 वाक्यों के बीच में होगा जिनमें कोई बहुत अच्छा परस्पर संबंध ना हो। इसका प्रयोग बच्चों संबोधन में होगा, एक जैसे उदाहरणों को अलग करने के लिए, और 2 वाक्यों के बीच में होगा। इसका प्रयोग बच्चों एक जब कोई बात पूरी हो जाएगी उसके बाद में एक शब्द के बाद में भी हो सकता है। इसका प्रयोग बच्चों मनोभाव के लिए होगा, मनोभाव, हर्ष, शोक, घृणा, दुख इत्यादि। फिर बच्चों ये जहां प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होगा, जहां वाक्य को लिखते समय बीच में गलती हो जाए, इसका प्रयोग होगा बच्चों या तो किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इसका प्रयोग होगा या किसी का उपनाम, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला उनका उपनाम है तो निराला इस प्रकार के चिन्ह में लिखा जाएगा। और ये होगा बच्चों एक जैसी कही गई बात को कहीं झुका तो लिखने के लिए, जैसे मानकर चलिए आपके किसी बड़े विद्वान ने या किसी स्वतंत्रता सेनानी ने कोई नारा दिया या कोई एक बड़ी बात कही, उस बड़ी बात को यदि हम कहीं प्रयोग करते हैं तो उस समय प्रयोग किया जाएगा इस चिन्ह का बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए ये होगा आपका योजक चिन्ह, ये होगा आपका निर्देशक चिन्ह, और ये होगा आपका विवरण चिन्ह, ये होगा दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ये आपका तुल्यता सूचक, कोष्ठक और प्रतिशत, ठीक है। इस वीडियो को बच्चों आप 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से आपके 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। अभी ये वीडियो काफी समय के बाद आई है, अब आपको लगातार हिंदी के साथ साथ जीएस के भी सभी टॉपिक्स पर वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।